में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम बात करेंगे कि एक जो ग्राम संगठन है उसका डीसीबी किस प्रकार से बनता है। तो डीसीबी को जो मेन रूप से उसका जो फुल फॉर्म है वो है डिमांड कलेक्शन एंड बैलेंस, यानी कि हमारी किसी भी समूह से मांग क्या है, कितना उसने हमको दे दिया है और कितना उसके पास अवशेष बचा है। तो इसी बिंदु को लेके आज हम बात करेंगे कि आखिर एक ग्राम संगठन अपना डीसीबी क्यों बनाए। क्योंकि डीसीबी बनाना इसलिए ज़रूरी है, इससे उसको पता रहता है कि किस समूह से हमारा कितना पैसा आना था, कितना पैसा आ गया और कितना शेष बचा है। इससे कभी हिसाब किताब में भी गड़बड़ी नहीं होती और एक आसानी से सारे काम प्रोसेस चलते रहते हैं। तो एक हमारे पास एक प्रारूप है, आप और हम लोग इस पर अच्छे प्रकार से समझते हैं। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो लिखेंगे तो ग्राम संगठन का नाम लिखेंगे। तो मान के चलिए इस ग्राम संगठन का नाम है राधा। जो भी अगर फिर सीएलएफ का नाम लिखेंगे, अगर जो हमारे सीएलएफ का नाम है मान के चलिए कि भारती, और जो भी हमारा ब्लॉक होगा हम ब्लॉक डाल देंगे वहाँ पर, और ब्लॉक डालने के बाद जो हमारा ज़िला होगा ज़िला डाल देंगे, और उसके बाद जिस माह की बना रहे हैं उस माह मान के चलिए हम अप्रैल का डीसीबी बना रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले डीसीबी को कार्य करने से पहले थोड़ा सा इस कॉलमों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम है वो हमारा है कॉलम क्रमांक। क्रमांक में जितने भी हमारे समूह हैं उनके नंबर आएंगे। मान के चलते हैं इस हमारे ग्राम संगठन में 5 समूह हैं, तो यहाँ पर क्रमांक में उनके डाल देंगे, और यहाँ पर जितने हैं फिर अगले में स्वयं सहायता समूह का नाम। तो जितने वहाँ पर समूह हैं वो सारे समूहों को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा गांव है तो गांव आ ही जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक ग्राम संगठन कई मजरों को मिला के बनता है। तो वहाँ पर वो समूह किस मजरे में है या किस गांव में है तो वो वहाँ पर हो जाएगा। हो सकता है कि एक ही ग्राम संगठन एक ही गांव का हो तो एक ही गांव आ जाए, हो सकता है उसका कोई दूसरा मजरा हो तो दूसरा समूह उसके दूसरे गांव का हो। तीसरे नंबर पे होता है आरंभिक ऋण शेष राशि। आरंभिक ऋण शेष राशि वो राशि होती है जो कि पिछले माह का बकाया ऋण होता है। यानी कि अगर हमने किसी समूह को 5,000 रुपया दिया है तो आज हमारा 30 तारीख ख़त्म हो रहा है, तो 30 तारीख तक उसके पास जो भी पैसा बचा होगा उस बैठक तक या 30 तारीख तक, तो हमारा वो यानी कि इस महीने का हो गया शेष, कुल मिला कितना उस पर बचा है शेष, और अगले महीने का आरंभ हो जाएगा। यानी पिछले महीने की समाप्ति इस महीने का आरंभ, यानी कि हमारा जो महीना अप्रैल में उसके पास आरंभ में क्या बचा था। तो अप्रैल का आरंभ यानी कि मार्च का अंत, तो मार्च का जो अंतिम शेष होगा वो यहाँ पर आरंभिक राशि में आ जाएगा। उसके बाद है पिछले माह तक बकाया। ऐसा होता है कभी कभी कि जो पिछले माह का कुछ बकाया, यानी कि इस समूह ने अप्रैल में पैसा लिया है ना, और तो इसके पास क्या पिछले माह का कुछ बकाया होगा, कुछ भी बकाया नहीं होगा। लेकिन जब ये अप्रैल मई जून जुलाई में चला जाएगा तो हो सकता है ये नियमित किस्तें दे भी और नहीं भी दे। अगर कोई किस्त नहीं देता है, मान चलिए इसने मई की किस्त को नहीं दिया, तो मई किस्त इसका पिछले माह का बकाया चला जाएगा। और फिर मांग सबको पता है, मांग हमारी हर महीना की नियमित एक बन जाती है, और बकाया के साथ मांग, यानी इन दोनों कॉलम को जोड़ दिया जाएगा। यानी पिछले माह का और इस माह का, इन दोनों को हो जाएगा इस माह की मांग। यानी कि हमारा इस महीने में कितना पैसा उसको देना था और पिछले महीने का कितना बकाया रह गया वो हमारा इस राशि में आ जाएगा। यानी ये इन दोनों का पिछले माह और इस माह की मांग, ये हमारा इस माह की मांग को बनाएगा। फिर हमारा अगला जो कॉलम है वो होता है प्राप्ति कितना हुआ, क्योंकि ये हमारा जो दोनों कॉलम मिला के जो तीसरा कॉलम बना है ये अभी तक हमारी मांग को बता रहा है, चाहे नियमित रूप से हर एक माह की हो या पिछले माह का कुछ बकाया रह गया हो, तो ये हमारा बताता है। और उसने दिया कितना ये हमारी वास्तविक स्थिति को बताता है।
अगर उसने पूरा दे दिया तो हमारे पास यानी बकाया कुछ नहीं रहेगा। और फिर शेष ऋण यानी जो उसने लिया था मेन शेष ऋण में से कितना बाकी रह गया वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर उस समूह को कुछ नया ऋण दिया गया है तो नया ऋण यहाँ पे आ जाएगा। कुल शेष यानी दोनों को मिलाकर यहाँ आ जाएगा। फिर प्राप्ति प्रतिशत यानी कि उसने कितना प्रतिशत पैसा वापस किया है। तो एक ये फॉर्मेट था जिस पे अभी हम लोग अब अभ्यास करेंगे। मान के चलते हैं ये हमारा समूह है, भोले बाबा समूह है। इस भोले बाबा समूह ने मार्च में पैसा लिया है। ये कब पैसा लिया है? मार्च 2023 में। तो जब मार्च 2023 में ये पैसा लेगा तो हमने यहाँ पर डाल दिया है इसको कि इसने मार्च में 50,000 रुपया ले लिया। तो उस पर कितना हो गया? नया ऋण मंजूर कितना हुआ है? 50,000 रुपया। कुल ऋण से कितना बचा? 50,000। लेकिन अब ये मार्च में इसको जब पैसा देगा ग्राम संगठन समूह को तो इससे एक वापसी नियोजन भी बनवाएगा कि आप किस किस महीने में कितना पैसा वापस करेंगे। तो आप इसको मान चलिए इसने ये बताया कि हम आपको हर माह में 5,000 रुपया वापस करेंगे, है ना। तो 5,000 की हर महीने की इसकी नियमित रूप से मांग बन गई। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि इसका अगले माह का जो हमारा वापसी नियोजन यानी अप्रैल का हम मांग जो है मार्च में ही बता देंगे। यानी जो मांग हमारी बनती है वो एक माह पहले बनती है। यानी हमको अप्रैल में जो भी पैसा चाहिए वो हमको मार्च की अंतिम बैठक में ही बताना पड़ेगा उस समूह को कि हम आप अगली बैठक में आए तो इतना इतना पैसा लेके आए। तो इसने क्या किया? मार्च में इसको पैसा भी दे दिया और इसने ये भी बता दिया कि आपके पास यानी कि मार्च का अंतिम कुल ऋण कितना था? 50। तो अप्रैल का प्रारंभिक राशि कितनी होगी? 50,000। अब इसने कितना कहा था कि हम 5,000 रुपया हर माह देंगे। तो 5,000 रुपया इसकी वापसी हो गई। अब केवल ये मूलधन तो वापस नहीं करेगा, ये ब्याज भी देगा। तो ब्याज किस पे लगेगी? ब्याज लगेगी इस प्रारंभिक राशि पर। जो इसकी प्रारंभिक राशि थी उस पे यहाँ पर ब्याज लगेगी। तो 50,000 की ब्याज हो गई 500 रुपया। और क्योंकि ये मार्च में ही तो पैसा दिया है तो इससे पहले पिछला ऋण कुछ बकाया नहीं था, पिछला ऋण हो गया हमारा 0 और कुल मिला के अब हमारी मांग जो है अप्रैल की मांग कितनी हो गई? 5,000 रुपया और 500 रुपया ब्याज का यानी 5500 रुपया। ये हमारी मार्च की कहानी हो गई। इतना काम करके हम उसको बता देंगे भैया जब तुम अप्रैल में आना तो हमारा इतना इतना पैसा लेके आना है। तो ये हमारा मार्च का काम हो गया। अब हम लोग आते हैं अप्रैल वाले माह में। अप्रैल वाले माह में हमने ये माना कि उस समूह के द्वारा अप्रैल में कि पूरा हमारी मांग कितनी है, किस्त कितनी है? 5,000। तो उसने 5,000 रुपये और 500 रुपया ब्याज हमको वापस कर दिया। दंड कुछ नहीं लगा उस पर। तो उसने कुल मिला के 5,500 रुपये वापस कर दिए। अब क्या कुछ बाकी बचा? क्योंकि हमने कितनी मांग की थी? हमारी मांग थी ये 5500 रुपया। 5,000 रुपया हमारा मूलधन, 500 रुपया ब्याज, 5500 रुपया। और इसने वापस कितना कर दिया? 5500। तो हमारे पास इसके पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। शेष ऋण कितना बचा? क्योंकि ये हमारा 4500 रुपया बचा, क्योंकि 50,000 यहाँ पर था हमारा और 5,000 रुपया इसने हमको वापस कर दिया। तो अब हमारा 4500 रुपया शेष बचा। ये एक महीने का बन गया। अगर इसी समूह को हम कंटिन्यू करें, अब हम अप्रैल के लास्ट में जब हम उसने दे दिया अप्रैल में ही हम इसको क्या बता देंगे कि भैया अब तुम पे बचा है 4500 रुपया, 45,000 रुपया बचा है। पिछला आप पे हमारा कुछ भी बाकी नहीं है। इस माह की यानी कि अप्रैल मई की माह की जो मांग होगी वो हमारी 5,000 रुपया होगी और साथ में 4500 रुपये का ब्याज आएगा, वो आएगा 450 रुपया। यानी कि अब आप जब आना तो
हमारे पास यानी पिछला कुछ नहीं है, इस माह का कुल मिला के आपको हमको केवल 5,000 रुपया और 450 रुपया आपको हमको ब्याज आके देना है। यानी कुल मिला के आपको हमको रुपये देना है 5,450 रुपया। ठीक, लेकिन अब जैसे ही अगले माह में आया तो हम ये मान के चलते हैं उसने हमको कुछ नहीं दिया। तो अब हमारा ये मई की हो गई थी। अब मई में उसने कुछ नहीं दिया। अब मई के महीने में अंत में यानी कि जून के लिए उसको क्या लेके आना पड़ेगा। तो मई में हमारा बाकी कितना रह गया, मांग हमारी कितनी थी 5,000, इसने क्या दिया, कुछ नहीं, तो बकाया कितना बचा हमारा 5,000। ऋण हमारा जो ब्याज था उस पर कितना बचा, जो हमारे 450 रुपये आने थे वो भी नहीं दिए। शेष ऋण कितना बचा हमारा, क्योंकि इन्होंने कुछ भी वापस नहीं किया तो हमारा जो पुराना था वही हमारा 45,000 रुपये बचा। नया ऋण कुछ नहीं दिया गया। कुल ऋण कितना हो गया इनके पास, कुल ऋण इनके पास बचा 45,000, क्योंकि नया दिया नहीं है, शेष ऋण इतना बचा। अब यहाँ पर प्रतिशत, तो प्रतिशत कितने परसेंट इन्होंने दिया, 0%, यानी इनका वापसी जो रहा है मई में 0 रहा है। लेकिन मई में हम जब ख़त्म होगा, इन्होंने नहीं दिया, लेकिन इनको मई में ही हमको बताना पड़ेगा भैया, जब आप जून में आपके पास 45,000 रुपया बचेगा, पिछले माह यानी मई का आपके पास कितना बचा है, मई का 5,000 रुपया, 5,000 रुपया आपके पास ये बचा है, इसकी 450 रुपया ब्याज बची है। और जो आपने हर माह के लिए वादा किया था कि आप हमको 5,000 रुपया देंगे और 4500 का 450 रुपया, यानी कि मई का हो गया इतना बचा है और मई जून का आपका नियमित 5,450 ही है। कुल मिला के आपको हमको कितना 5,000 10,000 रुपया और 450 हो गया आपका 900 रुपया आपको हमको वापस करना पड़ेगा। इतना कह के हम इनको वापस कर देंगे। अब ये हमारी मांग अप्रैल का था, ये मई का हो गया, ये जून का। तब ये जून की जब बैठक में जब ये आएंगे तब इनसे हम इतना मांगेंगे। अब जून में इन्होंने मान चलिए हमारी जितनी मांग थी, कितनी मांग थी 10,000 रुपया और 900 रुपया ब्याज, तो दंड का कुछ नहीं था। इन्होंने कितना मिला के दे दिया हमको, इन्होंने टोटल मिला के हमको 10,900 रुपया दे दिया। अब बकाया कितना रहा कि 10,000 और 900 तो हमने मांगा था, 10,900 उन्होंने दे दिया, तो हमारा इनके पास कुछ भी अब बकाया नहीं रहा। शेष ऋण कितना बचा, 4500 यहाँ था, 4500 में इन्होंने कितना वापस कर दिया 10,000, तो कितना बचा हमारा अब 35,000 और 35,000 पे नया ऋण हमने इनको कुछ भी नहीं दिया, तो हमारा कुल मिला के ऋण बचा इनका कितना 35,000 और ऋण वापसी प्रतिशत कितना रहा इनका 100%। अब आपको ये बताना है, हमने अप्रैल मई और जून तक कंप्लीट कर लिया है, तो जुलाई में इनकी प्रारंभिक राशि क्या होगी। इस प्रकार से हम लोग आसानी से डीसीबी को बना सकते हैं। मैंने एक ग्राम संगठन के एक समूह को आपको बना के दे दिया। ऐसे ही हमको हर एक समूह का एक एक एंट्री, लास्ट एंट्री निकालना है, तो अंत में हमको पता चल जाएगा कि हमारी मांग क्या थी, समूहों से कितना हमारा समूहों ने दिया है, जिससे हम अपना ये अंदाज लगा सकें, अपनी स्थिति को आंक सकें कि हमारे समूहों की स्थिति क्या है, कितने % वापसी आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।